सो अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पाठशाला चैनल पे। ये एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट सेकंड है। आपने आई होप वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा। मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, आप सभी लोगों ने आंसर देने की कोशिश करी है। तो अगेन आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट वी आर कमिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आप सभी लोगों को ई पाठशाला चैनल पे एमसीक्यू सीरीज़ देखनी है तो चैनल के साथ ज़रूर ज्वाइन होइएगा। मेरा नाम विजय है और आप ई पाठशाला चैनल पे एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। आपने वीडियो के पहले पार्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस थे हमने कुछ वो भी उठाए हैं। और मैंने आप सभी को कहा था कि हम 100+ एमसीक्यू सीरीज़ की लिस्ट लेके आए थे, जिसमें से हमने वीडियो के पहले पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, मैंने कहा था यार इतने ही कर लो वो काफ़ी बेटर होता है। लेकिन एज़ मैंने आप सभी लोगों से एज़ यूजुअल प्रॉमिस करा था कि हम लोग 100+ एमसीक्यू लेके आएंगे। तो वीडियो के पहले पार्ट में इस चैनल पे हमने वीडियो का पहला पार्ट अपलोड करा हुआ है पॉलिटिकल की एमसीक्यू सीरीज़ के ऊपर, और वो वीडियो का पहला पार्ट बहुत रिस्पॉन्सिव रहा। दैट इज़ वाई अभी हम वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि यार 100 क्वेश्चन कवर करने हैं तो इसमें 70+ एमसीक्यू क्वेश्चन है। मतलब आपकी तैयारी ना पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th के बच्चों के लिए बिल्कुल बिंदास होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ फाइल चाहिए तो एज़ यूजुअल मैंने कहा था कि टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूं। तो मैंने 50 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो मैंने पार्ट 1 वाले वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। अब ये भी जो पार्ट 2 एमसीक्यू का क्वेश्चंस होगा वो भी टेलीग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगा। बट बस आपको करना ये है कि हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक है और ट्विटर है, उसके साथ ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो का पहला पार्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले वीडियो का पहला पार्ट वॉच करिए। जब भी आपको वीडियो का दूसरा पार्ट इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगेगा, ठीक है। तो मैंने 50 क्वेश्चंस कर दिए थे, वहाँ पे 50+ कर दिए थे। अब क्योंकि इसमें 70+ करने वाले हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को कहा है कि यार वीडियो अगर स्लो लगती है तो भाई 1.25x की स्पीड पे देखिएगा, बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो भाई आप फिर उसे 51 समथिंग करके चलिएगा, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सा कथन रॉन्ग है। कोल्ड वॉर के बारे में इनमें से कौन सा कथन रॉन्ग है। मतलब सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि क्या अमेरिका और सोवियत संघ जो भी उनके क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर थे या रिस्पेक्टिव अलायंस थे, क्या उनके बीच में भी प्रतियोगिताएं रहती थी या नहीं रहती थी, वो देखते हैं। दूसरा, क्या ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी सुपर पावरफुल नेशंस के बीच में, ऑफकोर्स थी। क्या इसने हथियारों की होड़ को आगे बढ़ाया, ऑफकोर्स बढ़ाया इसने आगे। और यहाँ पे यूएस ही नहीं बल्कि यूएस के साथ सोवियत यूनियन और उनकी जो अलायंस कंट्रियाँ होती थी वो भी आपस में लड़ती रहती थी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन 4th दे रखा है, यूएसएसआर वर इंगेज इन द डायरेक्ट वॉर, मतलब क्या वो कभी भी डायरेक्ट वॉर में लड़े। मतलब क्या कभी ऐसा हुआ कि यूएसए और जो यूएसएसआर था वो कभी डायरेक्टली लड़ने के लिए आया, ऐसा कभी नहीं हो पाया था। क्योंकि अगर डायरेक्टली वो लोग लड़ने के लिए आ जाते ना तो शायद से पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाती। और जब पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाती तो फिर भाई फिर आप समझ सकते हैं कि वहाँ दिक्कत थी। वहाँ क्या थी, वहाँ दिक्कत थी। दैट इज़ वाई ये लोग डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए। दैट इज़ वाई इसका ऑप्शन जो होगा वो 4th ठीक होगा। 4th ऑप्शन में इसलिए ठीक बोलूँगा क्योंकि भाई ये रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें पूछी है। अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट वॉर लिखा होता यानी कि अप्रत्यक्ष लिखा होता तो आई थिंक वो ऑप्शन सही होना चाहिए था, बट यहाँ पे डायरेक्ट वॉर लिखा है, दैट इज़ वाई ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से गुट निरपेक्ष इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था। 4 ऑप्शन है, इसे पूछा हुआ है कि इनमें से गुट निरपेक्ष का यानी कि नेम का कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे है ऑप्शन 3rd, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि जो नेम था ना वो न्यूट्रल नहीं रहता था ग्लोबल इशू को लेके। मतलब जितनी भी नेम कंट्रियाँ थी एट प्रेजेंट टाइम, तो ऐसा कहा जाता है कि 120 कंट्रियाँ नेम मेंबर बनी हुई हैं। और इन्होंने जो भी अपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, जो भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी थी, वो कहीं ना कहीं उनके मैं कह सकता हूँ कि न्यूट्रल पॉलिसी उन्होंने नहीं अपनाई थी, तटस्थता नहीं अपनाई थी। तो इसमें से ये जो 3rd ऑप्शन है ना, ये उनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दिखाने की कोशिश नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3rd है
यहाँ पे पूछा हुआ है कि आप बताइए कि संयुक्त राष्ट्र ने 1972 सम्मेलन के अंदर मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस करा था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में कौन सा सम्मेलन आयोजित करा था। ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है कि 1971 के अंदर उन्होंने एक अंक टांक करके क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस करा था। अंक टांक का मतलब ये होता है, शॉर्ट फॉर्म में तो अंक टांक बोलते हैं, बट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो दैट इज़ वाई इसमें ऑप्शन ए ठीक होना चाहिए। ऑप्शन ए इसी वजह से ठीक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर डिस्कस ये करा गया था कि जो लीस्ट डेवलप कंट्री है ना, जो लीस्ट डेवलप कंट्री मतलब बहुत ही जस्ट अभी ही डीकोलोनाइज हुई है और ये डीकोलोनाइज कंट्रियाँ हुई है, तो ये लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरीज में आती है। जैसे आप अपनी बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो LDC बोलते हैं, LDCs कंट्री। इन सभी कंट्रियों को जो डेवलपिंग कंट्रियाँ थी, डेवलप्ड कंट्रियाँ थी, उनके साथ मौका मिल रहा था कि वो उनकी रिसोर्सेज का मतलब उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अफ्रीका है। अब अफ्रीका को अपना डेवलपमेंट तो करना है ना, अफ्रीका को अगर अपना डेवलपमेंट करना है तो भाई उसको अमेरिका से क्या कहते हैं हथियार नहीं मिले तो बट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो साउथ अफ्रीका तो अभी रिसेंटली आज़ाद हुआ था 1994 के अंदर, और USA उसको अगर टेक्नोलॉजी नहीं देगा तो कैसे वो डेवलप हो पाएगा। सो दैट इज़ वाई अंक टांक ये बोलता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये बोलता है कि जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उनको भी अपना जो रिसोर्स है वो इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए और उन लोगों को भी फ्रीडम है कि वो दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान वॉज द मेंबर ऑफ विच फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ द कोल्ड वॉर। जापान जो था कौन से ब्लॉक का मेंबर था। अब आपको याद करना ये पड़ेगा, आपको याद करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे उस टाइम पीरियड के अंदर जापान जो था वो US ब्लॉक का क्या कहते हैं ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हिस्सा बन गया था। क्योंकि अगर हमें पता हो तो 1945 के अंदर जापान के ऊपर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर जापान के ऊपर पहले से ही हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाल दिया गया था। सो दैट इज़ वाई उसे फालतू नहीं बोल सकता, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट द मेंबर ऑफ नेम। नेम यानी कि वही 5 फाउंडिंग मेंबर, 5 फाउंडिंग मेंबर हैं। मैं चाहता हूं कि आप 5 फाउंडिंग मेंबर के मुझे नेम कमेंट करके बताइए कि 5 फाउंडिंग मेंबर के नेम जो मेंबर थे, सदस्य देश थे, वो कौन से थे। देश का नाम नहीं, उनके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, उनका नाम बताना है। वी ऑल नो दैट कि एफ्रो एशिया मीटिंग हुई थी, उसमें से 29 मेंबर्स आए थे, लेकिन लास्ट में बेलग्रेड मीटिंग हुई थी। उस बेलग्रेड सम्मेलन के अंदर, उस बेलग्रेड सम्मेलन के अंदर, बेलग्रेड मीटिंग भी बोलते हैं, यूगोस्लाविया मीटिंग भी बोलते हैं, उसमें 25 देशों ने साइन करा था, लेकिन 5 देश उसके फाउंडिंग मेंबर थे, और जो देश फाउंडिंग मेंबर थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, मैंने वीडियो के पहले पार्ट में भी लिया हुआ है। तो भाई बहुत से बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भाई देखिए क्वेश्चन वही होते हैं, बस अलग अलग तरीके से पूछ ले जाते हैं। अब आपको ये मैटर करता है कि आपने ई पाठशाला चैनल की जो वीडियोज़ है वो कितनी डिटेल्स में और कितनी फोकस होके देखी हुई है। अगर आपने फोकस होकर देखी हुई है तो आप ज़रूर 5 जो मेंबर कंट्रियां हैं उनका नाम ज़रूर बता पाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, पूरा कवर करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे JF कैनेडी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ नेम। JF कैनेडी जो है नेम के फाउंडिंग मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए कि विच कंट्री डिड नॉट साइन द LTBT दैट मीन्स लिमिटेशन टेस्ट बैन ट्रीटी। तो देखो इसमें ना इंडिया ने साइन नहीं करा था। इंडिया ने साइन इसलिए नहीं करा था कि इंडिया को लगता था कि जो संधि है ना ये भेदभावपूर्ण है। भेदभाव इसीलिए क्योंकि LTBT के अंदर ये बोला गया था, जो 1963 के अंदर लागू हो जानी चाहिए थी। इस संधि के अंदर ये बोला गया था कि जो अमीर और रिच कंट्री है उन कंट्री को बम बनाने का, उन्होंने तो पहली बम बना लिया, और LTBT के तहत ये बोला गया कि यार वो कंट्रियाँ जिनके पास बम है तो वो अब क्या कहते हैं टेस्टिंग नहीं करेगी और दूसरी कंट्री को भी टेस्टिंग करने नहीं देगी। दैट इज़ वाई अमेरिका इस चीज़ से एग्री नहीं हुआ, और सॉरी इंडिया इस चीज़ से एग्री नहीं हुआ, मेरा भारत महान, वो एग्री नहीं हुआ और उसने ये बोल दिया कि भाई क्या कहते हैं अब आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरी तरीके से आपको करना ये होगा कि या तो आप सभी लोगों से बोल दीजिए कि साइन ना करें,
ये सभी लोग इसके अगेंस्ट में हो जाए, ये सभी लोग इसके पक्ष में हो जाए। इंडिया कहता था कि हम तो तैयार साइन करने के लिए तैयार हैं, आप सभी कंट्रियों को बोल दीजिए कि भैया सारे के सारे लोग क्या कहते हैं अपने जो क्या कहते हैं उनके पास जो भी वेपन्स है वो ख़त्म कर दे। और ऐसा नहीं पॉसिबल था, अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं था। सो अगेन मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो 1.25x की स्पीड पे ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो अपना लाइक, डिसलाइक, रिस्पॉन्स, कमेंट ज़रूर देने की कोशिश करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसर ऑफ द कंट्री ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का सक्सेसर कौन बना था? ऑफ कोर्स रूस बना था। रूस इज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर कंट्री टूटने के बाद रशिया उसका क्या कहते हैं संस्थापक बना था। अच्छा, तो एक और चीज़ आपसे पूछा हुआ है, मैंने पहले ही पूछा हुआ था कि डब्ल्यूटीओ का पहले नेम क्या था, डब्ल्यूटीओ का पहले नाम क्या था। और आपसे पूछा हुआ है कि यूएनओ का भी पहले क्या नाम था। मैं चाहता हूं कि मुझे कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है पेपर के अंदर कि यूएसएसआर तो बाद में रशिया बना, लेकिन डब्ल्यूटीओ और क्या कहते हैं यूएनओ, इनके पुराने नेम क्या थे। ये तो उत्तराधिकारी थे, तो इसीलिए वो भी जानना ज़रूरी है। तो ये रशिया बाद में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ बाल्टिक रिपब्लिक। बाल्टिक रिपब्लिक की इनमें से कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है? तो इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है? जॉर्जिया नहीं है। तो बाल्टिक नेशन की कंट्री आप देख सकते हो, यहाँ पे एस्टोनिया है, लिथाविया है, लुथानिया है, बट यहाँ पे जॉर्जिया जो है ना बाल्टिक ओशन की कंट्री नहीं है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर आपको पीछे की बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज एट दिस टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक योर क्लास एट द स्क्रीन। तो इसीलिए बस आपका पेपर है, तो इसलिए मुझे रात के 1-1:30 बजे से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और 1-1:30 बजे अगर मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी बहुत दिक्कत वाली बात है। तो बस आपका पेपर है, इसलिए बस ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप इसे देखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1985 के अंदर सोवियत यूनियन के जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, तो उनकी उस टाइम पीरियड पे मांग जो थी कुछ भी थी, लेकिन 1985 के अंदर कौन बने थे? कौन बने थे भाई? मिखाइल गोर्बाचेव। आपको याद रखना पड़ेगा, मिखाइल गोर्बाचेव बने थे। और मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में अपना क्या कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट लिया, आप देख सकते हैं। और लास्ट में 1991 तक ये रहे। लेकिन 1985 के अंदर ये शुरुआती समय में उस टाइम पीरियड में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, और बाद में ये प्रेसिडेंट बने 1990 के अंदर जाके। लेकिन फिर बाद में पूरी तरीके से यूएसएसआर ख़त्म हो गया। अगर आपको पता होगा कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ पॉलिसीज़ दी थी, और मैंने अपनी क्लास में बताई हुई थी 2 पॉलिसीज़। कौन सी थी? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, आपको जानना ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन, रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये कब की बात हो रही है? जब की बात हो रही है जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया था और रशिया के अंदर नया इलेक्शन हुआ था। और रशिया के अंदर नया इलेक्शन हुआ था, तो रशिया का पहला राष्ट्रपति कौन बना था? बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। बोरिस येल्त्सिन हमारे को पेपर में टिक करना पड़ेगा। बोरिस येल्त्सिन, आप रशिया का बता रहे हैं, तो रशिया का आप मुझे प्रेजेंट बता दीजिए कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है। सबसे पहला तो सभी को पता है, बट प्रेजेंट कौन है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। अच्छा, दूसरा है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। ये थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि पहला कौन था। तो ऑफकोर्स जिन्होंने इसको फाउंड करा था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन इज़ द महानायक मीन्स एक करिश्माई नेता जो सोवियत यूनियन के पहले प्रेसिडेंट बने थे, व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने ही रशियन रेवोल्यूशन करा था। रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1917 से लेकर 1924 तक इनका टाइम पीरियड चला था। बाद में इनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद नए लीडर अपॉइंट हुए। क्वेश्चन नंबर 12, CISS का पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये CISS वो लोग हैं जो शुरुआती समय में क्या कहते हैं USSR से 15 अलग कंट्रियाँ निकली थी, ये वो थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, व्हेन डिड द कोल्ड वॉर एंड। कोल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ? 1991 के अंदर।
उसके बाद यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है कि सोवियत संघ के अंदर शामिल गणराज्यों की संख्या कितनी है। मतलब सोवियत संघ के अंदर शुरुआती समय में जब कंट्रियाँ जुड़ी थी तो उस समय कितनी कंट्रियाँ थी? ऑफकोर्स 15 कंट्रियाँ थी, और यही 15 कंट्रियाँ ही जब अलग हो गई थी तो फिर वो रशिया बन गया था। तो कौन सी 15 कंट्री थी? ये 15 कंट्री की मैंने लिस्ट पूरी यहाँ पे दे रखी है, आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो। ये सारा यूएसएसआर का हिस्सा उस टाइम पीरियड पे कहलाता था, लेकिन बाद में CISS कंट्रियाँ अलग निकल गई, वो 15 कंट्रियाँ अलग निकल गई, जिसमें से 3 बड़ी कंट्रियों ने सबसे पहले आज़ादी की मांग करी थी। वो 3 कंट्रियाँ कौन सी है वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का अस्तित्व क्या कहते हैं, सोवियत संघ अस्तित्व में कब आया था? तो सोवियत संघ ऑफकोर्स अस्तित्व में 1914 की क्रांति के बाद आया था। 1914 की क्रांति स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 1917 के अंदर ये क्रांति बहुत एक निर्णायक मोड़ पे पहुंची थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। सो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द शोक थेरेपी मीन्स? शोक थेरेपी का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ना शोक थेरेपी का मैंने बहुत बार अपने वीडियो के अंदर इसका डिस्कशन करा हुआ है कि एक तरीके से किसी को चाकू मार देना और उसके बाद सॉरी बोलना, समथिंग लाइक दिस ऐसा है। तो इसीलिए यहाँ पर हीलिंग बाय हर्टिंग, दैट मीन्स किसी को आघात पहुँचाकर उपचार करना। तो शोक थेरेपी आपको पता होगा कि USSR के बाद जब वो रशिया बन गया था तो रशिया के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए कम्युनिस्ट एक कैपिटलिस्ट की तरफ ट्रांसफ़र होना पड़ा था। एंड दिस इज़ द पेनफुल प्रोसेस, दैट इज़ वाई इस पेनफुल प्रोसेस को हीलिंग बाय हर्टिंग बोलते हैं। दैट मीन्स किसी को आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1991 के अंदर 3 बड़े गणराज्य थे जिन्होंने सोवियत संघ की शुरुआत कर दी थी और बोला था कि भाई हम आज़ाद होना चाहते हैं। तो वो कौन से 3 बड़े राज्य थे? ऑफ कोर्स मैंने वीडियो के पहले पार्ट में पहले ही बता दिया कि ऑप्शन 4 जो है वो सही है, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने, यानी कि आप देख सकते हो यूक्रेन एरा, उसके बाद रशिया तो खैर बड़ा पार्ट था ही, और उसके बाद बेलारूस अगर आप देखें तो ये वाला। तो यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, ये 3 कंट्रियां जो है ना, इन तीनों कंट्रियों ने पहले ही बोले थे कि अब हम USSR का पार्ट नहीं है, हम अपने खुद की सिस्टम को आज़ाद करवाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि 1991 से पहले ही इन तीनों कंट्री से पहले भी एक कंट्री थी जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी ले ली थी। अब वो कौन सी थी वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने बहुत बार अपनी वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोवियत संघ के द्वारा अफ़गानिस्तान के अंदर जो वॉर हुआ था तो वो कब उन्होंने इंटरफेरेंस करा था? 1979 के अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेकंड जो है हमारा ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका का वर्चस्व कब खुल के सामने आया था, जिसे हम अमेरिकन सुपरमेसी बोलते हैं या डोमिनेंस बोलते हैं, वो कब आया था? याद करिए, गल्फ़ वॉर के टाइम पीरियड के अंदर जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, जिसमें कुवैत जो था उसके तेल के भंडार को इराक ने कैप्चर कर लिया था, और यहाँ पे 1991 के अंदर उन्होंने अपनी सुपरमेसी फर्स्ट गल्फ़ वॉर से दिखाने की कोशिश करी थी। क्वेश्चन नंबर 20, इराक पर अमेरिका ने हमला कब करा? तो ये है इराकी फ्रीडम, जिसमें सद्दाम हुसैन की सरकार थी। तो सद्दाम हुसैन की सरकार को 2003 के अंदर गिरा दिया गया था और 2005 में सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। एट मीन्स उन्हें देशद्रोह करार दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत लंबा चला था बैटल, और पूरी तरीके से आर्मी वहाँ घुस गई और सब कुछ उन्होंने करके दिखाया। सो दैट इज़ वाई ये इराकी फ्रीडम जो है क्या कहते हैं, एक ऑपरेशन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा हुआ है कि अगर अमेरिका को क्या कहते हैं, अमेरिका के डोमिनेंस को रोकना है, अमेरिका के वर्चस्व को रोकना है, तो उसके लिए बाधा क्या चीज़ है? तो ऑफ कोर्स उसके नाटो सदस्य देश, क्योंकि अगर अमेरिका की पावर को अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ नाटो ही रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? तो ऑफकोर्स 1990 से 1991 के बीच में, यानी कि 1 अगस्त 1990 से इसकी शुरुआत हो गई थी और बाकी 1991 तक पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। वही कुवैत और इराक वाला सिस्टम जो मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में कितने देश शामिल थे? तो ऑफकोर्स अमेरिका जो था अकेला शामिल नहीं था, अमेरिका अकेला शामिल नहीं था, अमेरिका के साथ 34 देशों की सरकारें आई थी। बट हाँ, ये है कि अमेरिका की 75% आर्मी जो थी अमेरिका की ही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिलिकॉन वैली में अधिकतर कर्मचारी कहाँ के हैं? तो ऑफकोर्स सिलिकॉन वैली जो अमेरिका के अंदर है, वहाँ पे भारतीय लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं सिलिकॉन वैली के अंदर। तो इसीलिए सिलिकॉन वैली के अंदर अधिकतर कर्मचारी जो हैं वो इंडिया से हैं और उसे भारत ही कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का रक्षा विभाग यानी कि डिफेंस जो है डिपार्टमेंट वो कहाँ स्थित है अमेरिका का? ये पूछा हुआ था पेपर के अंदर पहले भी, पेंटागन है। ठीक है, तो पेंटागन है, तो आप देख सकते हो पेंटागन जिस पे 9/11 के टाइम पीरियड पे अटैक करने की कोशिश करी गई थी, बट उसके ऊपर अटैक नहीं हो पाया, पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाके वो गिर गया, है ना। तो वो एक अलग कहानी थी, अगर आपने पढ़ा हो तो। यहाँ पे 9/11 की जो आतंकवादी घटना हुई थी उसमें किसको जिम्मेदार ठहराया गया था? तो ऑफकोर्स तालिबानी और अलकायदा ग्रुप के लोगों को। और आपको पता होगा कि तालिबानी ग्रुप लोगों को, अलकायदा लोगों को जब इसका जिम्मेदार ठहराया गया तो हमने बहुत बड़े टेररिस्ट को क्या कहते हैं, मार दिया था। तो नेम क्या है भाई उस बंदे का? आपको नाम पता होना ज़रूरी है। अगर आप 25 क्वेश्चन तक आ चुके हैं तो वीडियो को 1.52x की स्पीड पे देखिएगा, यानी कि 1.25x की स्पीड पे देखेंगे तो आपको बहुत और तेज़ी से समझ में आएगा। बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अफगान वॉर नोन एज? अफगान वॉर, अफगानिस्तान के ऊपर वॉर हुआ था, उस वॉर को दूसरे नाम से क्या पहचाना जाता है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, यानी कि अफगान वॉर को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के कोडेड नेम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? तो ये जनवरी 1993 के अंदर बने थे बिल क्लिंटन। याद रखना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन क्या कहते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर चलाया गया था, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर बिल क्लिंटन जो थे देश के राष्ट्रपति नहीं थे, कोई और था। लेकिन फिर भी देश के राष्ट्रपति उस इलेक्शन के बाद जनवरी क्या कहते हैं 1993 के अंदर 42वें राष्ट्रपति जो थे बिल क्लिंटन बने थे। सोचिए, तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है, आसियान का पूरा नाम क्या है? ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कितनी कंट्रियां शामिल है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जानना, तो उसे ज़रूर जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपियन संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? अगेन दोबारा क्वेश्चन वही, 12 सितारे हैं जो उनके लकी हैं, वो उनकी एकता और क्या कहते हैं मेल मिलाप को दिखाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 31, यूरोपियन संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ऑफकोर्स 1993 के अंदर। बहुत से बच्चे इसको 1992 टिक करेंगे, बट 1993 इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आप देखेंगे पेपर के अंदर, विकिपीडिया के अंदर, तो आपका यही ऑप्शन आएगा और आपको यही ठीक करना पड़ेगा। इसमें साइन नहीं पूछा कि मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी पे साइन कब हुआ था, इसमें पूछा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में कब आया था, अस्तित्व में कब आया था। तो उसके हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। 2013 के अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर 28वां देश शामिल हुआ था। वो देश कौन सा था? कुरेशिया। याद रखिए, कुरेशिया। अच्छा, एट प्रेजेंट टाइम कितने मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, ये वाला था आपका क्वेश्चन नंबर 32, ये है क्वेश्चन नंबर 33। ये 2016 के अंदर एक देश था, उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था रेफरेंडम से, वो था यूके। ठीक है, यूके ने छोड़ दिया था रेफरेंडम से, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, लेकिन बाद में 2016 के अंदर छोड़ दिया था। अच्छा, 2016 के अंदर जब उन्होंने छोड़ दिया था तो एक संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी का नाम मैंने अपनी वीडियो के अंदर मेंशन करा था। मैंने कहा था कि यार यूके का 2016 में ही छोड़ने का कारण क्या हुआ, मतलब इससे पहले क्यों नहीं छोड़ पाए वो लोग? तो उसके पीछे रीज़न था, उसके पीछे एक संधि हुई थी। उस संधि के बाद ही यूरोपियन यूनियन का हिस्सा क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा जो था वो यूके नहीं रहा, उसी वजह से रेफरेंडम हुआ था, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक एग्रीमेंट जो था उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, किस दिन साइन करा गया था? 1967 के दिन इसको साइन करा गया था। शुरुआती समय में 5 मेंबर कंट्रियाँ थी, 5 और जुड़ गई, 10 कंट्रियाँ बन गई, और फिर ये झंडा उनका ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2040 तक किसे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जा सकता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक? तो ऑफकोर्स चाइना। बहुत से लोग इसका आंसर इंडिया भी दे सकते हैं,
लेकिन इंडिया नहीं होगा। हम अगर पॉपुलेशन की बात करें तो मे बी शायद से पॉपुलेशन में हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं, बट हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक में चाइना ही सबसे आगे निकलेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से ना, जो कोरोना हुआ ना, उस कोरोना की वजह से सारी कंट्री की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा चुकी है, बट चाइना अभी भी सर्वाइव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, आसियान वे का मतलब क्या होता है? तो आसियान वे का मतलब ये होता है कि अपने मेंबरों के साथ इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक और कोऑपरेटिव तरीके से कामकाज करते रहना। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसियान डील विद द सिक्योरिटी? मतलब आसियान मेंबर के अलग अलग पिलर है, लेकिन आसियान मेंबर के अंदर सुरक्षा से संबंधित संगठन कौन सा है? सुरक्षा से संबंधित तो वो है कौन सा? आसियान रीजनल फर्म। आसियान रीजनल फर्म की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये यूपीएससी के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, यूपीएससी के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? तो ट्रिटी ऑफ मैस्ट्रिट। अब ये मैस्ट्रिट क्या है आपको ये भी जानना ज़रूरी है, बट ट्रिटी ऑफ मैस्ट्रिट के तहत यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आया था और 1993 के अंदर पूरी तरीके से अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। तो ये इफेक्टिव में 1 नवंबर 1993 में आया था, और यहाँ पे देख सकते हो अमेंडमेंट हुए थे यहाँ पे अलग अलग, ट्रिटी ऑफ एम्स्टर्डम, ट्रिटी ऑफ नीस, ट्रिटी ऑफ लिस्बन। ये 2009 में ट्रिटी ऑफ लिस्बन हुआ था, इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में जिक्र करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी? तो यानी कि यूएनओ। यूएनओ पहले किसी और नाम से जाना जाता था, तो ऑफकोर्स लीग ऑफ नेशन। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 40, अगर यूएन बनाया गया है तो यूएन बनाने का मेन मकसद क्या है? क्या यूएन बनाने का मेन मकसद इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है? ऑफकोर्स यहाँ पे फैसिलिटेट और कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स, ऑफकोर्स यही है। मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑफकोर्स ये भी है। तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हमें लगाना पड़ेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, अब ये बताइए कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके जो चिन्ह हैं चारों तरफ, ये जो चिन्ह दिखाए गए हैं, ये शाखाएं जो दिखाई गई है, वो पूछ ली गई कि अभी बताइए कि वर्ल्ड मैप के बीच में कौन सी पत्तियां हैं? कौन सी पत्तियां हैं? तो ऑफकोर्स जैतून की, ऑलिव ऑयल की पत्तियां हैं ये, ठीक है। तो ये पेपर में पूछा हुआ था क्वेश्चन, मैंने दोबारा इसके अंदर डाल दिया है। 41 क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, 2020 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अंदर कितने सदस्य देश बन चुके हैं? ये आपका जीके बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, जीके के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितने हो सकते हैं? 190 हो चुके हैं। 190 कंट्रियां जो हैं सोचिए वो IMF मेंबर बन चुकी हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि 190 कंट्रियाँ 2020 तक हो चुकी है। नेक्स्ट है, आप बताइए कि हर साल हम यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो कब करते हैं वो? ऑफकोर्स 24 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर को ही ये अस्तित्व में आया था और 30 अक्टूबर 1945 के अंदर भारत इसका पार्ट बन चुका था, ठीक है। तो ये हो गया 43 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के उत्तराधिकारी जो थे वो के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? मतलब पहले लीग ऑफ नेशन तो था, पर लीग ऑफ नेशन के बाद जब इसको यूएनओ बनाया गया, तो यूएनओ बनाया गया तो कौन से ईयर में बनाया गया? तो ऑफकोर्स 1945 में बनाया गया था, ठीक है। लीग ऑफ नेशन पहले ही बन गया था 1942 के टाइम पीरियड के अंदर, और उस टाइम पीरियड के अंदर ये लीग ऑफ नेशन था, बाद में इसे 1945 में यूएनओ बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पूछा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य देश हैं वो कौन से इसमें से नहीं है? तो ऑफकोर्स हमारे पास 5 होते हैं। मैंने बताया था कि F रेस करके आप याद रखिएगा, F रेस करके याद रखिएगा। 5 सदस्य देश हैं, तो इसमें से भारत तो नहीं आ रहा, आई तो नहीं आ रहा ना, इसलिए भारत इसका मेंबर कंट्री नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, वर्तमान समय में अभी कौन है इसका जनरल सेक्रेटरी यूएनओ का? तो ऑफकोर्स बान की मून नहीं है। यहाँ पे 8वें नहीं 9वें जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, एंटोनियो गुटरेस। क्वेश्चन नंबर 47, एंटोनियो गुटरेस जो है वर्तमान समय में किस देश के क्या कहते हैं, वर्तमान समय में नहीं, पहले किस देश के क्या कहते हैं कुछ बिलोंग करते थे? कुछ तो बिलोंग करते होंगे, अगर वो यूएन के जनरल सेक्रेटरी तो कहाँ से बिलोंग करते थे? पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल से, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग को किस वर्ष नियुक्त करा गया था?
किस वर्ष नियुक्त करने की डेट है, इसमें रिकमेंडेशन की नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को 1953 के अंदर अपॉइंट करा गया था। क्वेश्चन नंबर 49, विभाजन की हिंसा के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्र कौन से थे? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डाला हुआ है क्वेश्चन, तो लाहौर, कलकत्ता, अमृतसर, ये इसका आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, कैबिनेट मिशन योजना के तहत लास्ट जो सरकार थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा करा जा रहा था? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा से रिपीट क्या कहते हैं, लास्ट जो गवर्नमेंट बनाई जा रही थी वो। सो फाइनली वी हैव कंप्लीट 100 क्वेश्चन। अगर आप पार्ट 1 में देखेंगे, पार्ट 1 में तो हमने क्या कहते हैं क्वेश्चन जो थे वो पार्ट 1 के अंदर 50 कर लिए थे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर अभी हमने 50 कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर हम कुछ क्वेश्चन को रिपीट भी देख लें तो हमारे कम से कम 90% क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी ला के मैंने रखे हुए हैं, ताकि क्या कहते हैं आप उसे 100 ही मान के चले, क्योंकि मैंने इसमें 70 प्लस बोले हैं। 70 प्लस का मतलब ये हो गया कि हमने पार्ट 1 के अंदर 50 प्लस करे थे, इसमें 70 प्लस हैं। इसका मतलब 120 MCQ क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत होते हैं, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप यही MCQ क्वेश्चंस कर लें तो आपकी नैया पार है, आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। और आप इसी वजह से ई पाठशाला चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए ई पाठशाला चैनल आपके लिए रात के 1:30 बजे वीडियो शूट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन हम आगे बढ़ा रहे हैं जितना आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे कराची में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की संविधान सभा को कब संबोधित करा था? कराची में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पेपर में पूछा हुआ था 11 अगस्त 1947, तो इसका ऑप्शन 4 है, जिस समय जिन्ना ने इसे संबोधित करा था। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच छत्तीसगढ़ कर्व्ड आउट। छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से निकाला गया था? तो ऑफकोर्स यहाँ पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकाला गया था। मैं जानना चाहूँगा कि उसका ईयर कौन सा है। अगर बच्चे एंड तक देख रहे हैं तो आई होप मुझे समझ में आ जाएगा कि बच्चों ने 52 क्वेश्चन तक देखा है, और मेरी तरफ से उसे हार्ट ज़रूर मिलेगा जिसने क्या कहते हैं रिप्लाई देने की कोशिश करी। ओके, सो ये आपका 52 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत के साथ रियासतों के एकीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई? तो ऑफकोर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ आवर इंडिया, जिन्हें आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, और प्रिंसली स्टेट को जोड़ने के लिए इनकी ही जिम्मेदारी थी। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो सभी को पता है 565 रियासतें। 565 रियासतें हमारे पास थी, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे पास 4 रियासतें, 4 स्टेट्स थी जिनको हम विलय नहीं करा पाए थे, और फिर हमने कैसे न कैसे करके उन्हें विलय कराया था। ठीक है, वो कौन सी थी चारों, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। भारत में निम्नलिखित रियासतों में से किसने शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था? किसने मना करा था कि हम नहीं जाएंगे भारत के साथ? तो हैदराबाद ने। हैदराबाद का उस्मान अली खां, जिसे आप निज़ाम के नाम से जानते हैं, उसने मना कर दिया था। फिर हमने ऑपरेशन पोलो चलाया था, अगर आपको याद हो, ऑपरेशन पोलो चलाया था हमने, और फिर उसकी वाट लगा दी थी उनके रज़ाकारों की। तो ये हमने डिस्कस करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सेकंड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 56 के अंदर। ठीक है, पहला कब हुआ था वो आपको जानना ज़रूरी है। फिर है यहाँ पे बताना है कि रेवोल्यूशनरी चेंज एग्रीकल्चर में किसने इंट्रोड्यूस करे थे, यानी कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन अगर हुआ था तो कौन सी क्रांति से जाना था? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे, फादर कौन थे, वो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी भारत में? तो ऑफकोर्स 15 मार्च 1950 में इसकी करी गई थी। योजना आयोग का नाम अब जाके नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग को कौन से ईयर में करा था? नीति आयोग का अभी CEO कौन है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, ये सब पेपर में पूछा हुआ है। नीति आयोग का पहला क्या कहते हैं चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, CEO कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उन्हें ज़रूर करिए। क्वेश्चन नंबर 51,
योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑफ कोर्स हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे हमारे देश के योजना आयोग के पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो की रोल निभाने वाले कौन थे अर्थशास्त्री? तो वो थे हमारे कौन थे? के एन राज। ओके, के एन राज। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 तक हो चुके हैं, यानी कि लगभग हमने 110 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी 10 क्वेश्चन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ये सारे 10 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये सारे 110 से भी ज़्यादा लगभग 120 MCQ क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पाठशाला चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर इनके साथ जुड़ेंगे तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल क्लास 11th और 12th की जो MCQ सीरीज़ है वो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आदाब रहे, गाज़ियाबाद रहें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें।